हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं नवीन मिश्रा। मैं अपने इस चैनल पर इग्नू के बीसीए एंड एमसीए स्टूडेंट्स को हेल्प करता हूँ। उनके कोर्स मटेरियल के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, उनके क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करता हूँ। इस वीडियो में मैं BCS 031 जो कि है प्रोग्रामिंग इन C++, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2022, इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये फर्स्ट हाफ है इस वीडियो का। इस फर्स्ट हाफ में क्वेश्चन 1 जिसके सारे पार्ट्स और क्वेश्चन टू के पार्ट्स को मैं कवर अप करूँगा। नेक्स्ट हाफ जो आएगा या नेक्स्ट पार्ट आएगा इस वीडियो का वो जल्दी ही आ जाएगा, 1-2 दिनों में मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। वीडियो पर जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कर लिया है तो हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें। आपके जो क्लासमेट्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं जो यही कोर्स कर रहे हैं या आपको जो लगता है कि जिनको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, एग्ज़ाम क्लियर करने में हेल्प देगी, उनके साथ हमारी वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करें। इससे हमें भी काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है ना। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी वीडियो पे। तो ये यार दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर था, ठीक है ना, प्रोग्रामिंग इन C++। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका फर्स्ट पार्ट कंपलसरी होता है और इसका जो ट्रेंड है प्रोग्रामिंग इन C++ के क्वेश्चन का, फर्स्ट हाफ 5-5 नंबर के ही 8 क्वेश्चन आते हैं जो कि 40 मार्क्स बनाते हैं। आप कोई भी इग्नोर नहीं कर सकते और इसमें वो मोस्टली सारा सिलेबस ही पूछ लेता है। पहले क्वेश्चन को आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा क्योंकि पहला क्वेश्चन लिखते लिखते ही आपके शायद 1.5 घंटा वेस्ट हो जाए। तो ध्यान रखें कि पहला क्वेश्चन जो आता है वही करें, जो नहीं आता है वह छोड़ दें, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सारा सिलेबस पूछा जाएगा। उसके बाद आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमें आया था, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन है क्या, ठीक है ना, और हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन में डिफरेंस क्या है, एक्सप्लेन करो। तो ये है सोल्यूशन। इनकैप्सुलेशन होता क्या है, तो ये मैंने डेफिनेशन लिखी है। रैपिंग अप ऑफ डेटा फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, जैसे यार ये आपकी एक क्लास है, इस क्लास के अंदर आपके कुछ वेरिएबल्स पड़े हैं, कुछ फंक्शंस पड़े हैं, इन सबको एक क्लास के अंदर रखा गया है, तो ये इनकैप्सुलेशन कहलाती है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, ये जो क्लास का डाटा है ये असेसिबल नहीं होता है आउटसाइड द क्लास को, ठीक है ना, क्योंकि इसको रैप अप अच्छे से किया होता है। ये फंक्शंस जो हैं ये इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं ताकि जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उस ऑब्जेक्ट का डेटा शेयर करने में हेल्प करेगा। तो ये यार आप इनकैप्सुलेशन का डेफिनेशन लिख सकते थे। और इनकैप्सुलेशन को सपोर्ट करते हुए ये एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें हम ये दिखा रहे हैं कि एक बैंक क्लास है, बैंक क्लास यहाँ पे ख़त्म हो रही है। इस बैंक क्लास के अंदर हमने ये वेरिएबल्स हैं, ये वाले वेरिएबल्स हैं और ये फंक्शंस हैं, इनको एक ग्रुप करके रखा हुआ है। तो ये इनकैप्सुलेशन टर्म है। इसके साथ उसने पूछा था इन्फॉर्मेशन हाइडिंग और इनका डिफरेंस। तो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग क्या है, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग क्या होता है कि इज यूज टू इम्प्लीमेंट द सिक्योरिटी ऑफ द डेटा मेंबर्स। यार जो एसएस स्पेसिफायर्स हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड, उनके लिए हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। द ऑब्जेक्ट्स एंड चाइल्ड क्लास जो होती हैं उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता होता है कि वो हमारे वेरिएबल्स को, हमारे मेथड्स को यूटिलाइज ना कर सकें। इसके लिए हम 3 एसएस स्पेसिफायर को यूज़ करते हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। अच्छा, ये इनकैप्सुलेशन से रिलेट करता है टॉपिक, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। जो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग है ये डेटा को हाइड करती है और जो इनकैप्सुलेशन है वो क्लास बनाने की कम्प्लेक्सिटीज को हाइड करती है, ठीक है ना। तो यही मेन डिफरेंस है और इसको मैंने यहाँ पे एक डिफरेंस में भी बना दिया है। वो डाटा सिक्योरिटी को फोकस करता है, ये रैपिंग अप ऑफ डेटा को फोकस करता है। ये हाइडिंग द डेटा पे ध्यान देता है, ये कम्प्लेक्सिटी पे ध्यान देता है। ये एक प्रोसेस या टेक्निक कहलाती है इन्फॉर्मेशन हाइडिंग, ये उसका सब प्रोसेस कहलाता है। मतलब कि इन्फॉर्मेशन हाइडिंग करने के लिए आपको इनकैप्सुलेशन करना पड़ेगा। इसके लिए आप प्राइवेट एसेस को यूज़ करते हो, इसके लिए हम सारे एसेस को यूज़ कर सकते हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। तो ये क्वेश्चन थियोरेटिकल था, यहाँ पे ये प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर आप बना दोगे तो थोड़ा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। इसमें प्राइवेट, पब्लिक के भी कंसेप्ट आ जाएंगे, तो इनकैप्सुलेशन और हाइडिंग दोनों इसमें कवर अप हो जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन के बाद हम बात करते हैं आगे, व्हाट इज एन एक्सेप्शन। ये दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एक्सेप्शन, ठीक है, और इसको हैंडल कैसे करते हैं। यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है, बहुत आसान है, ठीक है ना। तो एक्सेप्शंस क्या है, आप प्रोग्राम करते हो, प्रोग्राम करते हुए गलतियां करते हो, गलतियों को आप 2 कैटेगरीज में बांट सकते हो, कंपाइल टाइम एरर्स और रन टाइम एरर्स। कंपाइल टाइम एरर्स वो एरर्स होती हैं जो आपका कंपाइलर पकड़ लेगा। आपने सेमीकोलन डालना भूल गए, आपने कीवर्ड नहीं डाला है, आपने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है, इनकी टेंशन नहीं होती है क्योंकि अगर ये एरर है भी तो आपका कंपाइलर बताएगा कि यार इस लाइन पे एरर है, इसको करेक्ट कर ले। रन टाइम एरर्स क्या होती हैं, कई बार आपका प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाता है
लेकिन जब एग्जीक्यूट होता है तो इन बिटवीन रुक जाता है या इनकरेक्ट रिजल्ट शो कर रहा है। दिस इज बिकॉज देर इज स्टिल एन एरर इन द प्रोग्राम। इसी एरर को रन टाइम एरर कहते हैं, जो रन करते हुए आती है, और इसी को हम एक्सेप्शंस भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल, आप डिवाइड बाय 0 करोगे, 5 डिवाइड बाय 0 नहीं हो सकता है। आपने प्रोग्राम किया, उसमें 2 वेरिएबल्स डाले, एंटर ए एंटर बी, ए का वैल्यू 10 डाला, बी का वैल्यू 2 डाला, ये तो आराम से डिवाइड हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 2 5। लेकिन अगर आपने डिवाइड किया 10 और 0 या 5 और 0, अब तो ये डिवाइड हो नहीं सकता, तो वहाँ पे ये डिवीजन बाय 0 का एरर रेज कर जाएगा। इसी रन टाइम एरर्स को हम एक्सेप्शंस कहते हैं। अगर आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आया, मान लो तुमने 1 से लेकर 100 लाइन तक का आपका प्रोग्राम है, ये 100 लाइन का आपका प्रोग्राम है, मान लो आपका, मान लो 5th लाइन पे एक्सेप्शन आया है, तो नीचे वाला कोड आपका नहीं चलेगा, यहीं पे आपका कंपाइलर रुक जाएगा कि यार ये एक्सेप्शन आ गई है। अगर तुम चाहते हो कि एक्सेप्शन आने के बावजूद आपका कोड कंटिन्यू करे, आपका कोड एग्जीक्यूट हो, तो आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग करना पड़ेगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए हम 3 कीवर्ड्स को यूटिलाइज करते हैं, ट्राई, कैच एंड थ्रू। तो ये पहला एक्सप्लेनेशन था, उसके बाद ये रहा आपका, आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया है, क्या बाई चांस क्वेश्चन अगर बड़ा भी आए तो भी आप लिख उसमें सॉल्व कर दो। एक्सेप्शन हैंडलिंग जब इंप्लीमेंट होती है तो 3 स्टेप्स में इंप्लीमेंट होती है, 4 स्टेप्स में। पहले प्रॉब्लम को ढूंढो कि प्रॉब्लम क्या है आपकी, उसके बाद एरर क्या है उसको थ्रो करना है, फिर उस एरर को रिसीव करना है कैच के थ्रू, फिर आपने करेक्टिव एक्शन को हैंडल करना है कि किया क्या जाए। एक्सेप्शन हैंडलिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए 3 कीवर्ड, ट्राई, कैच, थ्रू। जैसे मैंने अभी आपको डिवाइड का एग्जांपल दिया है, जो डिवाइड वाला कोड है वो आप ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दोगे, ट्राई के एकदम नीचे आपका कैच ब्लॉक होना चाहिए, ठीक है ना, और ट्राई से कैच ब्लॉक में मूव करने के लिए आप यहाँ पे थ्रो कीवर्ड को यूटिलाइज करोगे। ओके, तो एज यू कैन सी है, तो यह हमारा प्रोग्राम मैंने किया है, सेम वही 3 वेरिएबल लिए, यूजर से 2 वैल्यूज पूछी, ट्राई अगर बी 0 है तो भाई थ्रो कर दे, क्योंकि डिवाइड तो कर नहीं सकते। मैंने थ्रो किया है 0 इंटीजर, ये कैच इंटीजर इसको कैच कर लेगा, मैसेज दे देगा कि भाई डिवाइड 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। और अगर आपकी वैल्यू सही है, लाइक 10 और 2 डाली हैं, तो ये पार्ट नहीं चलेगा, ठीक है ना, सी इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी चलेगा, इस वक्त कैच नहीं चलेगा, अब ये वाला मैसेज चलेगा आपका डिवाइड इक्वल टू सी। ओके, एंड ये आपके मैंने आउटपुट निकाल के दी हुई है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का था, आई नो, बट मैंने ज़्यादा लेंथी लिख दिया है, आप इसको कम करके लिख लेना, ठीक है। आप सीधा यहाँ से शुरू कर सकते हो, द रन टाइम एरर्स आर कॉल्ड एक्सेप्शंस। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कंटेनर्स क्या है, लिस्ट कंटेनर को कैसे यूज़ किया जाएगा। यार लिस्ट कंटेनर थोड़ा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, आप क्या करो, कंटेनर्स कर लेना, ठीक है ना, उसका लिस्ट कंटेनर का डेफिनेशन याद कर लो, या नहीं भी करो कोई गल नहीं, कंटेनर का इंट्रोडक्शन लेके जाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। तो कंटेनर है क्या, कहता है कंटेनर एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आप डाटा रख सकते हो, इसी तरीके से आप डाटा को ऑर्गेनाइज करते हो मेमोरी के अंदर। हमारे पास C++ में स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी पड़ी हुई है, ठीक है ना, जहाँ पे आपके टेम्पलेट क्लासेस को स्टोर करके रखा गया है। कस्टमाइज्ड क्लासेस बनी पड़ी हैं जिनको 3 कैटेगरीज में रखा जा सकता है। सीक्वेंस कंटेनर्स हैं, एसोसिएटिव कंटेनर्स हैं और डिराइव्ड कंटेनर्स हैं। सीक्वेंस कंटेनर्स में वेक्टर्स, डबल एंडेड क्यूज एंड लिस्ट आती हैं। एसोसिएटिव कंटेनर्स में सेट, मैप्स आते हैं, और डिराइव्ड कंटेनर्स में स्टैक क्यूज एंड प्रायोरिटी क्यूज आती हैं। लिस्ट कंटेनर क्या है, ये डेफिनेशन बाय डायरेक्शनल है, मतलब इनपुट आउटपुट दोनों के लिए यूज़ होगा। लीनियर लिस्ट के लिए यूज़ किया जाएगा, और अगर आपकी ये लिस्ट बनी पड़ी है, इंसर्शन एंड डिलीशन कहीं से भी कर सकते हो, यहाँ से इंसर्ट कर लो, यहाँ से इंसर्ट कर लो, यहाँ से इंसर्ट कर लो, सेम डिलीट यहीं से कर लो। आप लोगों को याद होगा कि स्टैक में आप टॉप से ही इंसर्ट और डिलीट कर सकते हो, ठीक है ना, क्यू में 2 एंड होते हैं, फ्रंट एंड रियर, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। पर ये रैंडम एक्सेस नहीं प्रोवाइड करता, ये सिक्वेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करता है। इसके लिए आपको लिस्ट हेडर फाइल को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना, आइटरेटर्स की मदद से आप इसको प्रिंट करवाओगे, ठीक है ना। तो ये आपका कंटेनर का डेफिनेशन है, इसके नीचे लिस्ट कंटेनर का डेफिनेशन है, एंड इफ़ यू गो डाउनवर्ड्स, ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। तो मेन क्या है भाई, इसमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करिए लिस्ट वाली, फिर लिस्ट किसकी बनानी है आपने, किस डाटा टाइप की बनानी है, इंटीजर्स की, कैरेक्टर्स की, स्ट्रिंग्स की, वो आप लेस देन और ग्रेटर देन में स्पेसिफाई करते हो, ठीक है ना। इसमें इक्वल टू नहीं डालोगे, फिर आप नंबर्स डालोगे, नंबर्स की वैल्यू अपनी यहाँ पे डाल दो करली ब्रेसेस के अंदर, इसको बंद कर दो, और एक लूप लगा के प्रिंट करवा सकते हो। ये एक फॉर ईच लूप की तरह है, नंबर्स की एक एक वैल्यू उठ के नंबर वेरिएबल में जाएगी, नंबर वेरिएबल प्रिंट होता जाएगा, और आपको ये एलिमेंट्स प्रिंट कर दिए जाएंगे। ओके, तो ये आपका लिस्ट कंटेनर्स का क्वेश्चन था, ठीक है ना। अगला चलते हैं कंस्ट्रक्टर। भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टर्स तो पढ़ के जाने हैं, कंस्ट्रक्टर्स, स्पेसिफायर्स, इनहेरिटेंस, ये कॉमन टॉपिक्स में आता है। तो पहले मैंने कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन बता दिया है, उसने नहीं पूछा था आई नो, लेकिन आप
आगे यूज़ पढ़ सकती है। कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं? जब आप एक क्लास बनाते हो ए नाम की मान लो, और उस क्लास के अंदर आपके पास एक वेरिएबल है int x, ठीक है ना, इसको कुछ ना कुछ इनिशियलाइजेशन मिल जाए तो आप कंस्ट्रक्टर बनाते हो। तो उसके लिए आप क्या करते हो, जो क्लास का नाम है उसी नाम का कंस्ट्रक्टर बनाते हो, ब्रैकेट्स रखते हो, इसकी रिटर्न टाइप नहीं होती, वॉइड वॉइड कुछ नहीं लगाते, कर्ली ब्रेसेस के अंदर x की वैल्यू इनिशियलाइज करते हो, जैसे 0 या 1 जो भी इनिशियलाइज करना चाहते हो, इसको बंद कर देते हो, और कंस्ट्रक्टर्स का पब्लिक एक्सेस के अंदर होना जरूरी है। ये कंस्ट्रक्टर्स की नॉलेज है। सेम नेम एज ऑफ क्लास नेम, डो नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, मस्ट बी डिफाइंड इन द पब्लिक एक्सेस, यूज टू इनिशियलाइज द मेंबर्स ऑफ ए क्लास, एंड व्हेनेवर यू डू दिस ए स्पेस a1, जैसे ही आप ये लाइन लिखते हो आपका ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। डिफ़ॉल्ट, वैसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये होता है कि अपने आप बना हो, यानी बना बनाया मिल जाए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जिसकी कोई आर्गुमेंट ना हो उसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। इवन इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई दिस कंस्ट्रक्टर, कंपाइलर बना के दे देगा आपको। तो ये देखो, ये आपकी क्लास है टेस्ट नाम की, इसके अंदर दो वेरिएबल रखे हैं ए बी, इनको इनिशियलाइज करने के लिए पब्लिक एक्सेस के अंदर टेस्ट नाम का फंक्शन बनाया है, इसके अंदर ए और बी की वैल्यू 0 0 इनिशियलाइज कर दी है। एज सुन एज आप मेन फंक्शन के अंदर ये टेस्ट वाली लाइन लिखोगे, लिखते ही आपका ऑब्जेक्ट के अंदर दो वेरिएबल्स ए और बी इनिशियलाइज कर दिए जाएंगे। तो दिस इज हाउ योर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वर्क्स। देन कम्स कॉपी कंस्ट्रक्टर, a constructor that does not have its own values but copies the values from some other constructor is called a copy constructor। तो ये डेफिनेशन आ गया। सेम टेस्ट क्लास है, उसके पैरामीटर के अंदर इसी क्लास के ऑब्जेक्ट को रिसीव किया जाएगा टेस्ट T1, और ए की वैल्यू और बी की वैल्यू जो T1 भेजेगा उसको रिसीव कर लिया जाएगा। ऐसे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए आपको ब्रैकेट में एक ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा जैसे T1, तभी ये चीज़ चलेगी। अब ए और बी की वैल्यूज़ वही हो जाएंगी जो आपके T1 ऑब्जेक्ट की होंगी। तो ये आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर है। और इसका एक, आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ, यही बोला था उसने। हाँ, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, दोनों की एग्जांपल दे दी, कॉपी कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बता दिया गया है। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास प्रोवाइड्स अ बेस अपॉन विच अदर क्लासेस में बी बिल्ट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है। तो पहले मैंने डेफिनेशन लिखा अब्स्ट्रैक्ट क्लास का। कहते हैं क्लास अब्स्ट्रैक्ट कब होगी, जब इसके पास कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन आ जाए। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन भी कवर अप हो जाएगा इस वीडियो में। Abstract classes are used to provide an interface for its subclasses। यार इनहेरिटेंस का फंडा होता है, ये आपकी एक क्लास है, ये आपकी दूसरी क्लास है, इस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को ये क्लास अगर यूटिलाइज करना चाहती है तो इसको हम बेस क्लास कहते हैं और इसको हम डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं, ठीक है ना। बेस डिराइव्ड कह दो, या आप पेरेंट चाइल्ड कह दो, या सुपर सब कह दो, बात एक ही है। तो ये बेस क्लास नीचे वाली क्लास के लिए एक इंटरफेस तैयार करके देती है। क्लास इनहेरिटेंस एंड एब्स्ट्रैक्शन मस्ट प्रोवाइड डेफिनेशन टू प्योर वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शन यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर होता है, और जो भी इसको इनहेरिट करेगा उसको इस फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा तो ये भी अब्स्ट्रैक्ट क्लास मान ली जाएगी। अब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं किया जा सकता, अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉर्मल फंक्शन और वेरिएबल्स रखे जा सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट क्लास मेनली अपकास्टिंग के लिए यूज़ की जाती है, और अब अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनता, यानी इंस्टेंशिएट नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तो ये आपके अब्स्ट्रैक्ट क्लास का डेफिनेशन है, और ये आपका अब्स्ट्रैक्ट क्लास का प्रोग्राम है। प्रोग्राम समझते हैं। जैसे आप एरिया निकालते हो अलग अलग ऑब्जेक्ट का, एरिया सर्कल का भी होता है, एरिया स्फीयर का भी होता है, एरिया सिलेंडर का भी होता है, एरिया रेक्टेंगल का भी होता है, एरिया स्क्वायर का भी होता है। स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, रेक्टेंगल का होता है विथ इंटू हाइट, सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, एंड सो ऑन। तो क्लास एरिया बना के हम क्या करेंगे यार, कोई भी क्लास एरिया बनाए वो अपना कैलकुलेट एरिया नाम का मेथड अलग बनाए, क्योंकि हर एक का डेफिनेशन अलग अलग है। तो ये तुम्हारा पेरेंट हो जाएगा, ये तुम्हारे चाइल्ड हो जाएंगे। हर एक के पास कैलकुलेट एरिया हो तो यहाँ पे प्योर वर्चुअल फंक्शन बना लेंगे कैलकुलेट एरिया। यू सी दिस, अभी आपके अब्स्ट्रैक्ट क्लास है। सर्कल ने इसको इनहेरिट किया है तो इसको ये कैलकुलेट एरिया मेथड दोबारा बनाना पड़ेगा। कैलकुलेट एरिया को चलाने के लिए इसने पाई और आर की वैल्यू यूजर से पूछी है गेट फंक्शन से। कैलकुलेट एरिया में फॉर्मूला लगाया है एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और उसको प्रिंट करवाया है मेन फंक्शन के अंदर। अब वर्चुअल फंक्शन जब भी आता है तो वर्चुअल फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको पॉइंटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने पॉइंटर्स यूज़ किए हैं, एरिया स्टार B1, उसी के थ्रू और रेफरेंस पास किया है, ठीक है ना। रेफरेंस पास करने के बाद कैलकुलेट एरिया मेथड कॉल किया हुआ है, और ये आपका आउटपुट है। तो ये आपका प्रोग्राम था जो आप अब्स्ट्रैक्ट क्लास का बना सकते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है मेंबर फंक्शन क्या होता है, उसका पर्पस क्या है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन। तो मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं,
जो क्लास के अंदर मेंबर्स बन जाएंगे वो मेंबर फंक्शन है। क्लास के अंदर बनाया हुआ फंक्शन मेंबर फंक्शन कहलाता है। जब आप क्लास के अंदर डिक्लेयर करोगे, इसको किसी भी स्पेसिफायर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड में लिख सकते हो। अगर फंक्शन क्लास के अंदर डिफाइन किया जाएगा, ठीक है ना, तो उसको मेंबर फंक्शन इनसाइड द क्लास कहते हैं। कई बार हम फंक्शन को क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं, तो मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास कहा लाया जाएगा। ये आप डेफिनेशन है, जरूरी नहीं आपने सारा कुछ ही लिखना है, मैंने बड़ा करके लिखा है ताकि बड़े क्वेश्चंस भी कवर अप हो जाएं। आपको जितना याद हो उतना लिख लेना। और ये है हमारा मेंबर फंक्शन। दो तरीक़ों से बन सकता है, क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हो तुम, क्लास के बाहर डिफाइन कर सकते हो। अगर क्लास के अंदर डिफाइन करोगे तो आपको क्लास के अंदर ही फंक्शन की डेफिनेशन देनी पड़ेगी। क्लास के बाहर डिफाइन करोगे तो डिक्लेयर क्लास के अंदर करोगे, क्लास के बाहर जब डिफाइन करोगे तो स्कोप रेजोल्यूशन के थ्रू डिफाइन कर सकते हो। इसका एक प्रोग्राम बना सकते थे तुम, मेंबर फंक्शन का प्रोग्राम कोई भी सिंपल सा उठा के बना दो। मैंने यहाँ पे अगेन बैंक वाला बनाया है। बैंक क्लास है, उसका एक गेट फंक्शन है, एक शो फंक्शन है। गेट में हम अकाउंट नंबर नेम बैलेंस को पूछ रहे हैं, शो में इनको डिस्प्ले करवा रहे हैं। अकाउंट नंबर नेम और बैलेंस को यहाँ पे एज ए वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है। मेन के अंदर बैंक का ऑब्जेक्ट बनाया, गेट और शो फंक्शन को कॉल किया, और ये आपके प्रोग्राम की आउटपुट है। ठीक है, तो ये एक आसान टॉपिक था, मेंबर फंक्शंस आसान है। आगे चलते हैं, अगला क्या है जी पार्ट है। दिस पॉइंटर क्या है एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पॉइंटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। दिस पॉइंटर्स क्या होते हैं कि जैसे आपकी ये क्लास है, ठीक है ना, इस क्लास के अंदर आपने एक ए वेरिएबल लिया है और आपने एक फंक्शन बनाया है गेट, उसमें एज आर्गुमेंट भी आपने ए वेरिएबल ले लिया है। अभी मान लो चलो एक्स लिया है आपने, तो अगर आप वैल्यू इनिशियलाइज करोगे तो आप क्या लिखोगे, ए इक्वल टू एक्स, है ना, बिल्कुल सही। लेकिन आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप यहाँ पे एक्स की जगह ए वेरिएबल भी ले सकते हो। तो अगर आप ए वेरिएबल लोगे तो यहाँ पे भी ए वेरिएबल यूज हो जाएगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगी। ए इक्वल टू ए जब मैं लिखूंगा तो उसको कैसे पता कि ये ए वेरिएबल गेट वाला है या क्लास वाला है, और ये ए वेरिएबल क्लास वाला है या गेट वाला है। यहाँ पे बैकग्राउंड में दिस काम कर रहा होता है। इसके साथ मैं लगाऊंगा दिस एरो ए, दिस डॉट ए। दिस डॉट ए, दिस मतलब क्लास के वेरिएबल को रेफर करने के लिए यूज किया जाता होता है, और नॉर्मल ए आपके फंक्शन के वेरिएबल को गेट करने के लिए यूज किया जाता होता है। ठीक है ना, तो ये मैंने दिस के बारे में लिखा हुआ है, मैंने समझा दिया। ठीक है ना, यूनिक पॉइंटर है जो इम्प्लिसिटली अवेलेबल है, एज ए आर्गुमेंट भेजा जाता है जब भी आप फंक्शन कॉल करते हो। ये सिंटेक्स है, और ये तीन मेन पर्पसेस के लिए इसको यूटिलाइज किया जाता होता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस पॉइंटर। लेट्स गो विद द प्रोग्राम नाउ। ये हमारा प्रोग्राम है। सेम एम्प्लॉय क्लास ली, आईडी नेम वेरिएबल ले लिए। इसका मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है पैरामीटराइज्ड, तो उसके लिए मैंने क्या किया, सेम नेम ले लिया, आईडी और नेम। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ता, आईडी इक्वल टू आईडी, लेकिन अगर मैं आईडी इक्वल टू आईडी लिखता तो कन्फ्यूजन हो जाती। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, दिस एरो आईडी एंड दिस एरो नेम। बाकी कंसेप्ट सेम है, इनको कॉल किया है और इसको यूटिलाइज किया है। तो यहाँ पे आपका दिस पॉइंटर इंप्लीमेंट होता हुआ एक सिंपल सा प्रोग्राम हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। बड़े क्वेश्चन है, 2-2 नंबर वाले। लास्ट पार्ट है स्टैटिक डाटा मेंबर्स क्या है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, एच पार्ट। तो स्टैटिक क्या होता है, जब भी तुम एक क्लास बनाते हो, जब भी हम एक क्लास बनाते हैं, उस क्लास के अंदर अगर मैंने एक्स वेरिएबल लिया हुआ है, इसके जितने भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, A1, A2, A3, वो सारे ऑब्जेक्ट को एक्स वेरिएबल की नई कॉपी मिलेगी, और इनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। इसके एक्स की वैल्यू 5 है, इस एक्स की वैल्यू 7 है, इस एक्स की वैल्यू 2 है। कई बार मुझे चाहिए होता है कि एक वैल्यू कॉमन रहे सबके लिए। उसको ऐसा करने के लिए हम स्टैटिक वेरिएबल यूज करते हैं। स्टैटिक वेरिएबल को क्लास वेरिएबल भी कहा जाता होता है। ये इनकी एक ही कॉपी बनेगी चाहे तुम जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बना दो। स्टैटिक कीवर्ड वेरिएबल के साथ भी लगता है और फंक्शन के साथ भी लगता है। अगर वेरिएबल के साथ लगेगा तो स्टैटिक का फायदा ये है कि बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगा। स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट्स यूज कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल की तरह तुम स्टैटिक फंक्शन भी बना सकते हो। स्टैटिक फंक्शंस को सीधा क्लास के नाम से कॉल किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन स्टैटिक फंक्शन के 2 रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? पहला कहता है कि स्टैटिक फंक्शन सिर्फ अदर स्टैटिक फंक्शंस को ही कॉल कर सकता है, और स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए आप क्लास नेम यूज़ कर सकते हो, आपको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ यू गो डाउनवर्ड्स, देयर यू गो। अभी यहाँ पे मैंने सेल्समैन का एग्जांपल लिया हुआ है। तो यू सी दिस इज अ स्टैटिक वेरिएबल, एंड यू सी दिस इज अ स्टैटिक फंक्शन। एक एन वेरिएबल है, गेट के में एन की वैल्यू पूछी है, शो में एन की वैल्यू डिस्प्ले करवाई है, और काउंट को अपडेट किया है। शो डाटा में सिर्फ काउंट को डिस्प्ले करवाया है। मैं यहाँ पे एन को डिस्प्ले नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता? क्योंकि एन स्टैटिक नहीं है।
स्टैटिक वेरिएबल्स को क्लास के बाहर आके इसका स्कोप भी सेट करना होता है। उसके लिए डाटा टाइप क्या है इसकी, इंट, क्लास का नाम क्या है सेल्समैन, स्कोप रेजोल्यूशन वेरिएबल का नाम क्या है काउंट, और इसकी वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर दी है। 2 सेल्समैन बनाए हैं S1 S2। शुरू में शो डाटा जब कराया तो उसने क्या दिखाया मुझे, 0, कि कोई सेल नहीं हुई है। जब मैंने गेट और शो पहली बार किया तो इंडिविजुअल सेल उसकी 5 की थी, उसने दिखा दी कि टोटल सेल भी 5 की हो गई और इंडिविजुअल सेल भी 5 की है। अगली बारी मैंने S2 के लिए रिपीट किया, इसलिए मैंने 6 डाला, उसने ओल्ड वैल्यू 6 + 5 करके मेरे को 11 दिखा दिया। तो ये आपका स्टैटिक वेरिएबल्स, स्टैटिक फंक्शंस का प्रोग्राम है, स्टैटिक कंसेप्ट का प्रोग्राम है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन, अभी ये थोड़े 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे और ये कम टाइम लेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो बेटर है फर्स्ट क्वेश्चंस छोटे छोटे लिखो, लेकिन सेकंड बाकी वाले क्वेश्चंस आपको बड़े लिखने पड़ेंगे और थोड़े फास्ट लिखने पड़ेंगे। तो फंक्शन ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग क्या होता है? सीधी सी बात है यार, एक घर में 2 भाई हैं, दोनों भाई का नेम सेम नहीं होगा, दोनों भाई का नाम आप अमित नहीं रखोगे। क्यों नहीं रखोगे? एक घर में 2 बच्चों का नाम अगर अमित हो गया तो घर वाले जब आवाज़ लगाएंगे तो कन्फ्यूज़न होगा किस अमित को बुलाया गया है। तो यही सेम कंसेप्ट हमारा प्रोग्रामिंग में भी है कि अगर आप एक फंक्शन बना रहे हो, 2 फंक्शन बना रहे हो, तो दोनों फंक्शन का नाम ए मत रखो भाई, क्योंकि अगर मैं कॉल करूँगा तो मुझे कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि किसको कॉल किया जाए, किसको कॉल ना किया जाए। C++ कहती है कि कई सिचुएशंस में इसकी ज़रूरत है, जैसे एरिया वेरिएबल या कैलकुलेट एरिया, ये सर्कल, स्फीयर, सिलेंडर सब में चलेगा। तो कहता है ऐसा करने के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, ओवरलोडिंग अलाउ कर देता हूँ, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। तो ओवरलोडिंग क्या है? एक ही नाम को डिफरेंट पर्पसेस के लिए कॉल करना, उसको ओवरलोडिंग कहते हैं। C++ में हो सकता है फंक्शन का नाम सेम होगा लेकिन काम अलग अलग करेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाएंगी। ऐसा करने से आप सेम फैमिली फंक्शंस की बना सकते हो, जैसे कैलकुलेट एरिया 10 तरीके का बन गया, सर्कल का अलग, स्फीयर का अलग, सिलेंडर का अलग, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन फंक्शन ओवरलोडिंग करने के लिए आपको इस कंसेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आप 3 गेट फंक्शन बनाना चाहते हो, पहला तरीका यह है तीनों के नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स डिफरेंट हो। पहले गेट में कोई आर्गुमेंट नहीं है, दूसरे गेट में 1 आर्गुमेंट है, तीसरे गेट में 2 आर्गुमेंट है। या तो ऐसे कर लो, या तुम ऐसे करो कि फंक्शन के नाम सेम हो, आर्गुमेंट की डेटा टाइप अलग अलग हो, इसका इंटीजर है, इसका कैरेक्टर है। इन दोनों तरीकों से आपकी ओवरलोडिंग हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। कई बच्चों को लगता है कि शायद रिटर्न टाइप चेंज करने से भी ओवरलोडिंग हो जाए, क्योंकि नाम तो हम गेट गेट ही रखेंगे, ठीक है ना, रिटर्न टाइप चेंज कर देते हैं, ओवरलोडिंग हो जाएंगी। नहीं भाई, रिटर्न टाइप चेंज करने से ओवरलोडिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब तुम कॉल करते हो सिर्फ फंक्शन का नाम लिखते हो, कभी भी रिटर्न टाइप तो लिखते नहीं। फंक्शन के नाम पे अगेन उसको कन्फ्यूजन रहेगा कि किसको कॉल किया गया है, इसलिए रिटर्न टाइप चेंज करने से ओवरलोडिंग नहीं होती। और ये है हमारे फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम। मैंने गेट 3 फंक्शन बनाए हुए हैं, एक है खाली विद नो आर्गुमेंट्स, एक है 2 आर्गुमेंट्स के साथ, एक है 2 आर्गुमेंट्स के साथ लेकिन डबल वेरिएबल के लिए। मेन के अंदर इन सबको कॉल किया है, गेट फंक्शन को कॉल किया है A1 से, गेट विद 2 नंबर्स को कॉल किया है A2 से, गेट को 3 को कॉल किया है 3 नंबर से, और शो फंक्शन इन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाया है। तो देयर यू गो, ये आपका प्रोग्राम, ये आपका आउटपुट, और फंक्शन ओवरलोडिंग खत्म। सेकंड का 10 मार्क्स का क्वेश्चन डन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्लास टेम्पलेट। अब भाई क्लास टेम्पलेट तो ठीक है, एडवांटेजेस भी ठीक है, लेकिन ये जो साला लिंक लिस्ट का क्वेश्चन पूछ लिया ना, ये बड़ा खतरनाक है। पर अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, फिर भी 2-2 नंबर की डेफिनेशंस लिख के आप मार्क्स तो ले ही सकते हो। बाकी मैंने प्रोग्राम लिखा है, अगर आप याद कर सको, समझ सको तो अच्छी बात है। तो क्लास टेम्पलेट्स क्या है यार? ये पिछले प्रोग्राम में भी मैंने समझाया था, पिछली जो जून का मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, जून 2022 का, उसमें भी मैंने ये बताया हुआ है। क्लास टेम्पलेट्स क्या होते हैं? जेनरिक क्लासेस एंड जेनरिक फंक्शन। अगर आप एक ऐड फंक्शन बनाते हो जिसके अंदर इंटीजर को आर्गुमेंट भेजा जा रहा है, तो ये फंक्शन सिर्फ इंटीजर्स के लिए ही कॉल होगा, 5 के लिए। ये कैरेक्टर के लिए कॉल नहीं हो सकता, ना फ्लोट के लिए। मैं एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहता हूं जो हर एक के लिए चले, तो कहता भाई आप क्लास टेम्पलेट या फंक्शन टेम्पलेट के थ्रू ये करोगे। टेम्पलेट एक मैक्रो की तरह ही होते हैं, ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई कर दिए जाते हैं। कैसे बनाओगे? ये सिंटेक्स है, ठीक है ना। टेम्पलेट कीवर्ड लगा देना, लेस देन ग्रेटर देन में क्लास टी लिख देना, उसके बाद अपनी क्लास डिफाइन कर देना, इट विल वर्क। टेम्पलेट्स के फायदे उसने 2 बोले थे, मैंने 5 लिख दिए हैं, ठीक है ना। टाइप सेफ कोड बनाते हैं, जेनरिक कॉलबैक्स में हेल्प करते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का ऑल्टरनेटिव है, शॉर्ट कोड बना के देते हैं, मैक्रोस की तरह काम करते हैं। ये आपके फीचर्स हो गए। तो क्लास टेम्पलेट आपको इतना ही करना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं इसका प्रोग्राम। भाई प्रोग्राम बहुत बड़ा है, यू कैन सी दिस इज़ द फर्स्ट हाफ।
दिस इज द सेकेंड हाफ एंड देन द आउटपुट। तो लिंक लिस्ट होता क्या है? लिंक लिस्ट में यार चेन बनती है, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये लिंक लिस्ट होती है, ठीक है। फिर कुछ ऐसे, जैसे कि इसके पास इसका लिंक है, इसके पास इसका लिंक है, इसके पास इसका लिंक है, फिर ये चीज़ चेन बनती है, इसकी नंबरिंग 1 2 3, स्टार्टिंग नोड है 1, ये स्टार्ट नोड कहलाता है आपका, ठीक है ना। 1 में क्या पड़ा है? ए मान लो, इसके अगला नोड क्या है? 2, इसमें क्या पड़ा है? बी, इसके अगला नोड क्या है? 3, ठीक है ना। इसके अगला इस नोड में क्या पड़ा है? सी, इसके आगे क्या है? कुछ भी नहीं, तो क्रॉस। तो ये आपकी लिंक लिस्ट होती है। तो लिंक लिस्ट बनाने के लिए पहले जैसे ये चीज़ भी चाहिए, मुझे नोड चाहिए। ये नोड बनाने के लिए हमने क्या किया है? ये स्ट्रक्चर बनाया है, स्ट्रक्ट लिंक, टी डेटा रखने के लिए, स्टार नेक्स्ट अगले का एड्रेस रखने के लिए। टी क्यों लिखा है? क्योंकि टेम्पलेट के थ्रू बनाना था और स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग में टेम्पलेट टाइप नेम टी डिफाइन कर दिया है। अब ये नोड मल्टीपल्स बनेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने 3 बनाए हैं, 3 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। तो टेम्पलेट क्लास टी, क्लास लिंक लिस्ट, स्टार्टिंग नोड को फर्स्ट नोड मैंने बोला है, यहाँ पे स्टार्टिंग नोड को फर्स्ट नोड बोला है, तो ये फर्स्ट नोड है। जब भी लिंक लिस्ट को कॉल करोगे तो ये नल से इनिशियलाइज होगा, और लिंक लिस्ट में नया एलिमेंट ऐड करने के लिए ऐड आइटम मेथड, लिस्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए डिस्प्ले मेथड। ऐड आइटम में मैंने क्या किया है? इस लिंक क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाया है, इसके डेटा में डेटा डाला है, नेक्स्ट में नेक्स्ट का एड्रेस डाला है, मतलब लास्ट में नोड एलिमेंट इंसर्ट होगा और इसको मूव करता गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले सी लोड हुआ है, ये क्या है? ये सबसे पहले सी लोड हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले ए लोड हुआ है, फिर बी लोड हुआ है, सी लोड हुआ है, उस तरीके से। डिस्प्ले करवाने के लिए ये वाइल लूप लगाई है, जब तक मेरा ये नल नोड नहीं आ जाता तब तक के लिए मेरे डाटा को डिस्प्ले करवाते जाओ, और आगे मूव करने के लिए करंट इक्वल टू करंट एरो नेक्स्ट। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना के दिखाई इंटीजर्स की, तो लिंक लिस्ट इंट, ये चीज़ लिंक लिस्ट इंट li, फिर li डॉट एड आइटम 25, तो पहला नोड बन गया है 25 का। फिर मैंने क्या किया है? 36, फिर अगला नोड इसके आगे लग गया है, अगला नोड 36 का, ठीक है ना। इसके पास जैसे ये 1 नंबर था, इसके पास 1 का एड्रेस आ जाएगा, ये क्रॉस है इस तरीके से, ठीक है ना। जब मैंने डिस्प्ले करवाने को बोला है तो 36 एंड 25 नोड को डिस्प्ले करवा दिया है। आई डिड द सेम थिंग फॉर कैरेक्टर्स एज वेल। मैंने कैरेक्टर्स की लिस्ट बनाई, पहले ए बनाया, फिर बी बनाया, जब डिस्प्ले कराएगा तो पहले बी और ए को डिस्प्ले करवाएगा। तो ये आपका लिंक लिस्ट का प्रोग्राम है यूजिंग टेम्पलेट्स। ओके, तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा चला गया है। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही आपको भी सेंड करूँगा, जिसमें 3rd और 4th और 5th क्वेश्चंस के सोल्यूशन होंगे। आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चीयर्स।